करके दिखाता है, लेकिन एक जो ग्रेट टीचर होता है वो इंस्पायर करता है, वो प्रेरणा देता है। हम बड़ी गलतफहमी में रहते हैं कि हमें बड़ा ज्ञान है। एक तो बड़ी मुश्किल बात ये है कि जब हम स्टेज पर खड़े हो जाते हैं और नीचे बच्चे होते हैं और हम उनसे एक फुट ऊपर खड़े होते हैं और हमारे आते ही बच्चे सामने में खड़े हो जाते हैं, हमारे जाते पे खड़े हो जाते हैं, आते पे खड़े होते हैं, वो हमारे अहंकार को बड़ा पोषित करते हैं। हमें अहंकार की आवश्यकता नहीं है। हम असल में बच्चों से बहुत दूर हो गए उसके कारण। हम बच्चों को और अपने बीच में एक अंतर हमने क्रिएट किया हुआ है। उस अंतर को मिटाने की भी आवश्यकता है। 122 अभी टीचर का जो रोल है वो पूरी तरह से बदल रहा है। टीचर का जो रोल है वो बदल रहा है, जिसको पुराने जमाने में कहते थे अ टीचर इज अ सेज ऑन अ स्टेज। वो स्टेज पे खड़ा हुआ एक सन्यासी है, संत है, महात्मा है, ज्ञान का भंडार है। वो अब नहीं है, क्योंकि अब हमसे ज्यादा ज्ञान हमारे बच्चों को है। देखिए, मैं भी एक पीपीटी तैयार कर रहा था आपसे शेयर करने के लिए, तो मुझे इतना अच्छा नहीं आता था, तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि मुझे कैनवा में एक अच्छा पीपीटी बना के दे, और मेरी बेटी ने कैनवा में पीपीटी बनाया। अब कैनवा से डायरेक्टली शेयर कैसे करूं मैं ग्रुप पर, तो मुझे उससे सीखना पड़ा। तो एक तरीके से हमारे बच्चे का हमारे से ज्यादा योग्य है, तो फिर हमारा काम क्या रह गया? हमारा काम है उनको प्रेरित करना, उनके अंदर जिज्ञासा का भाव पैदा करना। देखिए, जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होते समय भी हमें प्रकृति ने बड़े सारे क्यूरियोसिटी दी है, बड़ा सारा हमको, जिसको बोलते हैं कि लाइफ एंड सप्लाई ऑफ बटर दिया है। एक बच्चा बड़ा आश्चर्यचकित होता है, और आप देखिए कि बच्चा बचपन से ही बड़ा विवल होता है, बड़ा उपयोगी होता है, सवाल पे सवाल पूछता है। मैं अपने भांजे को, जब मेरा भांजा छोटा था, एक बहन का बेटा, मैंने उसको बस में कभी-कभी मुरादाबाद से चंदौसी ले जाता था। रास्ते पर इतने सवाल पूछता था, ये बस कैसे चलती है, ये हॉर्न कैसे बजता है, और ड्राइवर ये कैसे बोलता है, और आसमान में बादल क्यों होते हैं, चिड़ियां कैसे होती हैं, और आसपास के लोग सुना करते थे और वो आश्चर्य करते थे कि बच्चे कितना सवाल पूछते हैं। बच्चे बादलों से लेके हमारे रीति रिवाज, हमारी सृष्टि, हर चीज के बारे में सवाल पूछते हैं। और कई बार हम बच्चों को कहते हैं बस ये ऐसा ही होता है, हमारे पास जवाब नहीं होता, कहते हैं बस ऐसा होता है, इसलिए होता है। ये हमारा जो डिफॉल्ट स्टेट है, बाय डिफॉल्ट बच्चा पैदा होता है क्यूरियस। इसलिए वर्ड्सवर्थ ने भी एक लाइन कही है, और उसने कहा है अ चाइल्ड इज अ फादर ऑफ अ मैन। एक बच्चा एक बड़े का पिता होता है। वो इसी सेंस में कहा है कि वो ज्यादा क्यूरियस होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, देखिए पिकासो ने भी एक बात कही, पिकासो ने कहा एक बार कि हर बच्चा एक आर्टिस्ट पैदा होता है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो सबसे मुश्किल काम ये होता है कि हम उस आर्टिस्ट को अपने अंदर जिंदा रखें। मैं एक छोटी सी कहानी पढ़ रहा था कि एक कक्षा में एक ड्राइंग की कक्षा हो रही है, और उस ड्राइंग की कक्षा में एक छोटी सी बच्ची बड़े मगन होकर एक ड्राइंग बना रही है। जो टीचर है वो आश्चर्यचकित है कि ये बच्ची तो बड़ी शरारती है, ये गणित में बड़ी शरारत करती है, अंग्रेजी में बोलती रहती है, क्लास को ध्यान से करती नहीं है, आज ये कैसे इतने शांत स्वरूप में अपनी ड्राइंग बना रही है। तो वो उस बच्ची के पास जाती है टीचर, छोटी सी बच्ची है, मुश्किल से 5-6 बरस की होगी, 6 बरस की होगी, और वो उस बच्ची से कहती है कि तुम क्या बना रही हो? और वो बच्ची कहती है कि मैं भगवान की तस्वीर बना रही हूं। और टीचर कहती है उससे कि लेकिन भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है। और वो बच्ची कहती है कोई बात नहीं, देखा नहीं तो अभी 2 मिनट के अंदर सब देख लेंगे, यानी मैं जो भगवान बना रही हूँ वही भगवान होते हैं। तो ये जो क्यूरियोसिटी है, ये उस बच्चे की जो जिज्ञासा है, इसको हम धीरे धीरे करके मार देते हैं। मैं एक बहुत अच्छी बात पढ़ रहा, आपको समझना पड़ेगा कि कैसी शिक्षा हमें आज की डेट में जरूरत है, और हम बच्चों को क्या दे रहे हैं। हम कभी कभी बड़ा, मैं बीएड की क्लास में बात कर रहा था, तो बीएड की क्लास में बच्चे बोले हम टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो नॉलेज है वो हम उनको देना चाहते हैं। मैंने उनको क्वेश्चन किया कि आपके पास क्या नॉलेज है,
क्या बताना चाहते हो। और बहुत सारी बातों में डिस्कशन हुआ और उनके जो प्री कंसीव्ड नोशन थे, प्री कंसीव्ड जो परसेप्शन थे, वो टूटने लगे बात करते करते समय। उनको लगा कि हम जो सोच रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वो जो सोच रहे थे वो बिल्कुल ठीक नहीं है, उसका एंटीथेसिस भी मौजूद है। हर चीज जो हम बोलते हैं उसका उल्टा भी मौजूद है। ये बहस की बात है, आप देखते हैं बहस में, देखते हैं आप टेलीविजन पर देखते हैं, जितनी भी बहसें आती हैं हर चीज का, तो उस वैज्ञानिक मनोवृत्ति को जागृत कराना, उस क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को जागृत कराना, उस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करना, ये हमारा सबसे बड़ा काम है। मैं एक छोटी सी पीपीटी आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूं, अगर आपको दिखाई दे तो आप मुझे बताइएगा। आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? दिखाई दे रहा है? ओके तो आज का जो मेरा पहला टॉपिक था वो था फॉस्टरिंग अ कल्चर ऑफ क्यूरियोसिटी इन स्कूल। क्या हम स्कूल में क्यूरियोसिटी की संस्कृति को ला सकते हैं? एक सेकंड और कीजिए। हाँ सर जी, हाँ सर जल्दी से बोलो, मैं वर्कशॉप में। हाँ मैं एक सेकंड बता रहा हूँ, दीदी व्हाट्सएप पे आ क्या? हाँ 72 90 55 72 90 55। जी, तो अगर हम इस संस्कृति को बच्चों में जिज्ञासा पैदा कर पाए तो ये सबसे बड़ा काम होगा आपका, कि आप बच्चों के अंदर जिज्ञासा की कल्चर पैदा करने की, वो सवाल पूछ सकते हैं। हम अक्सर सवाल पूछने से रोक देते हैं बच्चे को, और उसी के कारण क्या होता है कि जो हमारा कल का विद्रोही बच्चा था उसकी रीप्रोग्रामिंग कर देते हैं, उसको एक ऐसी वेंडिंग मशीन में बदल देते हैं जिसमें पहले से तो चीज ओपिनियंस आती हैं। ये देखिए हम सब टीचर्स के साथ भी होता है, हम भी सवाल नहीं करते हैं कई बार। तो मेरा कहना यह है कि आपसे भी जब कहा जाए तो आप भी सवाल कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम उन सवालों के लिए तैयार नहीं होते। तो हमारे भी जो जो बच्चे हैं उनका जो इमेजिनेशन के पर हैं, उनकी जो कल्पनाओं के पर हैं, उनको कतर दिया जाता है। उनकी जो इंक्विजिटिवनेस, जानने की इच्छा है, उसका जो क्रेस्ट है, उसकी जो कलगी है, उसको हम काट देते हैं। और जो क्यूरियोसिटी के बाद जो सवाल आते हैं, उन सवालों को भी हम खत्म कर देते हैं। और इस तरीके से अभी क्या होता है, अभी आपसे मैं पूछूं, मैं आप समझिए आपसे मैं कोई पूछूं ना, मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है, राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है, आपका रिलेशनशिप के बारे में क्या ख्याल है, आपका डाइट के बारे में क्या ख्याल है, तो बिल्कुल पकी पकाई आपके मन की जो जिनको कहते हैं व्यू पॉइंट्स हैं, जो परिकल्पनाएं हैं, वो आप सबसे बोलना शुरू कर देते हैं। इसको मैं बोलता हूँ ये इंटेलेक्चुअल फास्ट फूड है, ये रिगर्जिटेशन है, ये इसको बोलेंगे हम, ये सिग्नेचर डिश है इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन। इसको मैं इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन बोलता हूँ। स्टैग्नेशन समझिए जैसे जड़ता आ जाती है, हम उस जड़ता के बारे में बात करते हैं। बच्चे हमेशा नेचुरली क्वेश्चन पूछते हैं, क्यूरियोसिटी उनके अंदर पैदा होती है, उन्हें सिखाई नहीं जाती, सिखाते हम कुछ उल्टा है। तो शिक्षा को, क्यूरियोसिटी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, जो मेरी स्लाइड का तीसरा बिंदु है, एजुकेशन मस्ट प्रोटेक्ट क्यूरियोसिटी। और क्लास में हम सीधा बताना शुरू ना करें। देखिए इसका पहला पॉइंट देखिए, स्कूल में गलत क्या है? गलत है हम आंसर्स को रिकॉर्ड करते हैं, आप क्वेश्चंस को रिकॉर्ड नहीं करते। मैं आपको सोचने का विषय दे रहा हूं, और ऐसा नहीं है कि आपके पास ये स्वायत्तता नहीं है। आप बेशक बड़ा, आप क्योंकि बंधे हुए सोच रहे हैं, करिकुलम के बदले बनकर सोच रहे हैं, सीबीएसई के या यूपी बोर्ड के करिकुलम में बनकर सोच रहे हैं। परीक्षा में ठीक है, लेकिन परीक्षा से पहले क्लासरूम में क्या आपके सवालों को रिकॉर्ड करते हैं?
आप आंसर देने पे तो उनको एक टॉपिक या गिफ्ट या इनाम देते हैं, और क्या सवाल पूछने पर आप देते हैं? आप बच्चे को बताइए कि there is no foolish question except the one not asked. कोई भी सवाल मूर्खतापूर्ण नहीं होता सिवाय उसके जो पूछा नहीं गया। जैसे ही आप सवाल पूछते हैं, सवाल मूर्खतापूर्ण हो जाता है। तो आप सवाल पूछने दीजिए। मैं तो आज ही हमारे यहाँ एक चीफ गेस्ट आए थे, डॉक्टर प्रवीण सक्सेना। मैं उनसे पूछ रहा था कि सूरज कभी खत्म नहीं होगा। आप कितनी भी बड़ी आग लगाओ, कभी ना कभी तो आग बुझेगी। मत लगाओ, उसमें पानी मत छिड़को, आप उसमें सब सुविधाएं दे दो, ऑक्सीजन देते रहो, लेकिन जिसकी भी आग लग रही है कभी ना कभी तो खत्म होगी। तो मुझे लगता है कि सूरज कभी ना कभी तो खत्म होगा। बेशक खत्म हो, बिलियंस ऑफ ईयर्स में, अरबों साल में खत्म हो, अरबों साल में खत्म हो, लेकिन अगर आग जल रही है तो कभी ना कभी धीरे धीरे खत्म तो होती होगी। या अगर नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है, इसका जवाब होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे उसके बहुत सारे जवाब दिए, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सवाल अगर नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, मैंने हिंदी मीडियम से इंटरमीडिएट किया, और जब मैं ग्रेजुएशन में पहुंचा, मैं आपको अपने अनुभव बता रहा हूँ। उन अनुभव से अगर आप कुछ ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं क्लास में जब सवाल पूछता था टीचर से, तो पहले हिंदी से मुझे अंग्रेजी में अनुवाद करना पड़ता था मन में, फिर अंग्रेजी में अनुवाद करके मैं सवाल पूछता था, तब तक टीचर कहीं आगे निकल जाता था। कई सवाल बड़े मूर्खतापूर्ण होते थे और टीचर मेरी मजाक भी बनाते थे। लेकिन क्यों मैं उस मजाक से नहीं डरा, आपको आश्चर्य होगा। मैं जब वो मूर्खतापूर्ण सवाल पूछता था और टीचर उसकी मजाक बनाते थे, और जब टीचर हंसते थे तो क्लास के सारे बच्चे भी हंसते थे। लेकिन बढ़िया बात क्या होती थी, जब मैं क्लास के बाहर निकलता था तो वही बच्चे जो हंस रहे होते थे वो हल्के से मेरे पास आके कहते थे, अनु यार बड़ा अच्छा किया तुझे पूछ लिया, पता हमें भी नहीं था। तो सामान्यतः ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता है, हम केवल खामखा या बेकार में हम झिझक रहे होते हैं। तो हमें जो मिस्टेक्स का जो फियर है, हम वो डेवलप कर देते हैं बच्चों में। हम फेलियर होने को स्टिग्मेटाइज करते हैं, स्टिग्मेटाइज बोलते हैं ना, हम उसको टैबू मानते हैं। जैसे किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, टीबी हो जाए, वो टैबू है, हम बताते नहीं है ना। किसी को लेप्रोसी हो जाए, हम बताते नहीं है। तो बहुत सारी बीमारियों को हम छिपाते हैं। इसी तरीके से हम फेल होने को भी बड़ा स्टिग्मेटाइज करते हैं, यानी बड़ा टैबू बनाते हैं, बड़ा खराब मानते हैं। और बच्चे इस चक्कर में, आपने देखा कितने बच्चे इस चक्कर में आत्महत्याएं करते हैं। आईआईटीज हो, हमारे विश्वविद्यालय में भी काफी बच्चे ऐसा करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। फ्रस्ट्रेशन में, फेलियर के डर से आत्महत्या कर लेते हैं। तो अगर फेलियर के डर से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम सब कहीं ना कहीं उन आत्महत्याओं के दोषी हैं। तो फियर ऑफ मिस्टेक्स डेवलप्स, तो हम डर पैदा करते हैं, हम आंसर्स को रिकॉर्ड करके क्वेश्चन को रिकॉर्ड करते हैं। ये मेरी आप सबसे निवेदन है कि आप सवाल पूछने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। और जैसा मैंने कहा, यूनिफॉर्म टीचिंग इग्नोर्स यूनिकनेस, कि अगर आप सबको कबूतर बना देंगे तो उनकी जो यूनिकनेस है वो हट जाएगी। अभी धीरे धीरे बड़ा स्पेशलाइजेशन हो रहा है। हमारे यहाँ जो बच्चा कंप्यूटर साइंस पढ़ने आता है वो 10 अलग अलग ट्रैक में पढ़ता है, क्योंकि किसी बच्चे का क्लाउड कंप्यूटिंग में मन है, किसी बच्चे का साइबर सिक्योरिटी में मन है, किसी बच्चे का फॉरेंसिक में मन है, किसी बच्चे का बिग डेटा में मन है। तो इतना अलग अलग उसकी चॉइस के हिसाब से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आए हैं कि आप अपने मन के सवाल पूछिए। और अब तो नई शिक्षा प्रणाली, जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है, उसमें भी ये कहा गया है कि अगर आप विज्ञान के साथ साथ म्यूजिक पढ़ना चाहते हो तो म्यूजिक पढ़िए, लिटरेचर पढ़ना चाहते हो पढ़िए, डांस पढ़ना चाहते हो तो डांस पढ़िए। आपने अगर एक सर्टेन क्रेडिट पा लिए तो आपको एक लाइफ साइंसेस में आपको डिग्री मिल जाएगी, ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। तो ये आपको थोड़ा बच्चों को ना बड़े दिमाग से, ध्यान से समझना होता है। अब मैं आपको बताऊं कि क्या फर्क होता है सर्टेनिटी में और क्यूरियोसिटी में। सर्टेनिटी जो है वो सोचने का मार्ग खत्म कर देती है। आप सर्टेनिटी में सोच नहीं पाते हैं। सर्टेनिटी एक तरीके की, आप समझिए कि आपने अपनी जो लिमिटेशन है उनका एक जेल बना दिया है, जेल में बंद हो गए हैं, है ना। ये सर्टेनिटी या कंफर्मिटी जिसको बोलेंगे, ये इंटेलेक्चुअल हाउस अरेस्ट है। ये आपने अपने आप को हाउस अरेस्ट कर लिया। जबकि क्यूरियोसिटी क्या है, ये
आइडियाज से भरा हुआ है, नए नए आइडियाज, बच्चे बड़े नए नए आइडियाज लाते हैं, है ना। हमें पता लगता है कि हर हाइपोथेसिस जो हम मानते हैं कि हम ऐसा मानते हैं, वो पता लगा है कि वो अपने टेस्ट के लिए तैयार है, अरे ये तो ठीक नहीं है। और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से सारी खोजें हो पाई हैं दुनिया में, जितनी भी खोज हो पाई हैं, चाहे वो गैलीलियो ने ये खोजा हो कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, और उससे पहले आप जानते थे कि सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। तो जितनी भी दुनिया में खोजें हुई हैं, वो सब इस कारण से हुई हैं कि लोगों के अंदर जानने की क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी कि मैं इस चीज को जान जाऊं। तो इस वक्त को आपने देखिए ऐसी कल्चर, ऐसी संस्कृति जो सर्टेनिटी के ऊपर, फिक्स चीजों के ऊपर जो कल्चर बढ़ती है, वो अपनी लिमिटेशंस को का एक दायरा बना देती है, और आपकी जिज्ञासा उन दीवारों को तोड़ती है, और आपको जो आपके इनहेरिटेड बिलीफ्स हैं, जिनको आप मानते चले आ रहे हैं, या जो आपके सील्ड आंसर्स हैं कि नहीं इसका आंसर यही है, उनसे बाहर ले जाती है, उनसे आपको बाहर भेजती है। तो असल में ये क्यूरियोसिटी है जो दुनिया को जड़ होने से रोकती है और नई नई चीजें पैदा करती है। इसलिए मेरा फोकस है कि आप क्यूरियोसिटी पर बहुत बहुत ध्यान दें। फिक्स आंसर जो है वो माइंड को फिक्स करते हैं, है ना। ये बंद मुट्ठी है, आपको मुट्ठी खुली रखती है। देखिए क्यूरियोसिटी और कंपनी में मैं आपको और फर्क थोड़े से बताऊं कि क्यूरियोसिटी क्या करती है। क्यूरियोसिटी आपको एक ही कहानी बार बार सॉरी जो है, जो सर्टेनिटी है वो एक ही कहानी बार बार सुनाती है, जबकि क्यूरियोसिटी आपको एक नया सीक्वल देती है। सर्टेनिटी आपको कहती है एक्सप्लेन करो, क्यूरियोसिटी कहती है एक्सपीरियंस करो। सर्टेनिटी आपको एक बक्से में बंद कर देती है, क्यूरियोसिटी एक फूल का खोलना है। सर्टेनिटी लिमिट से बनी हुई होती है, और क्यूरियोसिटी जो है वो आश्चर्य से भरी हुई होती है। सर्टेनिटी दरवाजे बंद करती है, और क्यूरियोसिटी जिज्ञासा सारे दरवाजे बड़े रूप में खोलकर रखती है। सर्टेनिटी एक बंद सर्किल है, और क्यूरियोसिटी उस सर्किल को तब तक बड़ा करती चली जाती है जब तक कोई आसमान न बनता है। क्यूरियोसिटी किताब बंद करती है, और सर्टेनिटी किताब को बंद करती है, और क्यूरियोसिटी एक नया चैप्टर खोलती है। क्यूरियोसिटी आपको जो नया है, जो अननोन है, उससे फ्लर्ट करने को बोलती है, जबकि जो कंफर्मिटी है वो आपको अनजान चीजों से डराती है। कि इसलिए मैं क्यूरियोसिटी पर इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ कि क्यूरियोसिटी बहुत जबरदस्त चीज होती है। क्यूरियोसिटी सवाल पूछती है, इमेजिनेशन को एक्सप्लोर करती है, क्रिएटिविटी के आइडियाज को अप्लाई करती है। देखिए एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और इनोवेशन में क्या फर्क है। देखिए क्यूरियोसिटी जो है ना, वो ऑक्सीजन है क्रिएटिविटी का। इमेजिनेशन के लिए ऑक्सीजन का काम है। जब तक सोचने की ताकत नहीं आएगी, तब तक हम कैसे सवाल पूछेंगे, और सवाल अगर नहीं पूछेंगे तो फिर हमें नए जवाब कैसे मिलेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं चाहता हूं कि आप इसको समझें। तो मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि इमेजिनेशन क्या है, और क्रिएटिविटी क्या है, और इनोवेशन क्या है। इनोवेशन क्या है? तो देखिए इमेजिनेशन क्या होता है। इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। इमेजिनेशन आप कोई भी चीज की कल्पना करते हैं, लेकिन वो कल्पना किस पर आधारित होती है? आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस पर आधारित होती है। आप अपने दिमाग में वो इमेजेस लाते हैं जो आपने पास्ट में महसूस की होती है। जैसे मैं आपसे अगर कहूं कि एक हाथी की कल्पना कीजिए, या अपने पुराने स्कूल के बारे में सोचिए, या अपने किसी पुराने दोस्त के बारे में सोचिए, तो आप क्या करेंगे? आप पास्ट में जाएंगे और वहां से उस इमेज को, उसकी मेंटल इमेज को बेस्ड ऑन योर रियल एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप उसको अपने ध्यान में ले आएंगे। तो इस इमेजिनेशन को हम इमेजिनेटिव नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं इमेजिनल। तो ये इमेजिनल हुआ, कोई पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर आप पुरानी चीजों को जब
हैं उसको आप इमेजिनल बोलते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप सोचो कि एक पोलर बियर है जो नॉर्मली सफेद होता है, लेकिन मैं आपसे कहूं आप हरे पोलर बियर की कल्पना करो, हरा पोलर बियर है और उसने कपड़े पहन रखे और गाना गा रहा है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं। लेकिन ये जो आपने सोचा, ये आपने इस बात से नहीं सोचा कि आपका पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस था। पास्ट में केवल आपके पास सफेद पोलर बियर का एक्सपीरियंस था। अब आपने क्या किया, अपने दिमाग में आपने पॉसिबिलिटीज को कंपोज किया। सफेद को हरा किया, हरे पोलर बियर को कपड़े पहनाए, कपड़े पहना के उसके आपने माइक दिया, माइक देकर आपने उसने गाना गाया। तो ये इसको कहते हैं इमेजिनेटिव। ये इमेजिनेटिव हुआ। पहला वाला क्या था, इमेजिनल। ये क्या हुआ, इमेजिनेटिव। कभी कभी क्या होता है कि ये जो इमेजिनेटिव चीज होती है हमें गलती से सचमुच में लगने लगती है। जैसे अगर आप भूत को इमेजिन करो कि आदमी के पांव उल्टे हैं, सफेद है, मुंह खुला है और अंधेरे में जा रहे हो, आपको अचानक से लगे कि ये भूत आ गया जबकि कोई आदमी है। तो जब आप इमेजिनेटिव चीज को सही समझ लेते हैं, बेस समझ लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी। तो इमेजिनेशन में क्या क्या शामिल हो गया, इमेजिनेशन में शामिल जो आपने Recording in progress. के आधार पर है। इमेजिनेशन जो आपने घर में सोच रहे हैं कि मेरी बेटी शरारत कर रही है, इमेजिनेशन है आप कुछ क्रिएट कर दें, इससे कुछ बना दें, तो वो क्रिएटिविटी हो जाती है। हम किसी भी इंसान को ये क्रिएटिव नहीं कह सकते जो कुछ नहीं करता है ना, जो किसी काम में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि हम एब्स्ट्रैक्ट में क्रिएटिव नहीं हो सकते। एब्स्ट्रैक्ट में मतलब हाँ मैं बड़ा क्रिएटिव हूँ, आप ऐसे कहने से क्रिएटिव नहीं हो सकते। जैसे आप प्यार को कभी बोल कर नहीं बता सकते आप कितना प्यार करते हैं, इसको करके दिखाना होता है ना। आप किसी की केयर करते हैं तो आप बताते हैं आप उसको प्यार करते हैं, आप किसी की मदद करते हैं तो आप बताते हैं, आप है ना, आप किसी की समस्या का समाधान करते हैं, आप सिर्फ ये कहते हैं मैं आपको बहुत प्यार करता हूं तो आप नहीं मानेंगे क्या प्यार करते हैं। तो ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट में क्रिएटिव नहीं होगा। तो हम क्रिएटिव होते हैं, हम गणित में क्रिएटिव हो सकते हैं, हम विज्ञान में क्रिएटिव हो सकते हैं, हम आर्ट्स में क्रिएटिव हो सकते हैं, है ना, हम चीजों में क्रिएटिव हो सकते हैं। आप देखिए ना, जैसे अगर गुलजार साहब हैं और वो अगर लेटे हुए सोच रहे हैं गर्मी के दिनों के बारे में, सर्दी के दिनों के बारे में, बरसात के दिनों के बारे में, तो सोचते रह रहे हैं। लेकिन जब वो सोचकर गाना लिख देते हैं, है ना, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, तो वो क्रिएटिविटी हो जाती है। मैं अपनी बेटी को शरारत करते हुए देखता हूँ, कूड़ा फेंकते हुए देखता हूँ और मैं उस पर एक कविता लिख देता हूँ कि बिट्टन को जब गुस्सा आया उसके मन को कुछ ना भाया, उसी फेंकी कूड़ा फेंका, सारे घर में कूड़ा फेंका, पापा डपटे मम्मी डपटी, चल्ला कर भैया पर चपटी, मौसी भी तब आई मनाने बिट्टन लेकिन एक न माने, नानी आई नाना आए, टिक्कू बिक्कू मामा आए, लाए खिलौने सुंदर सुंदर, एक था डॉगी एक था बंदर, बंदर ने जब चाबी भर दी देने लगा बिट्टन को मुर्गी, डर कर बोली बिट्टन पापा नहीं होगी अब मैं आपा। तो ये मैंने उस इमेजिनेशन को एक कविता में बदल दिया। तो जब भी कोई इमेजिन करता है कि यार मैं ये सोचता हूँ कि मोमबत्ती की जगह अगर मैं बटन दबाऊं और बल्ब जल जाए, लाइट जल जाए, आपको बड़ी बड़ा आसान लगता है। लेकिन जब कोई बल्ब नहीं बना होगा, तो जब थॉमस अल्वा एडिसन ने इसको इमेजिन किया होगा, तो इमेजिनेशन तो बहुत लोगों ने किया होगा, लेकिन उस इमेजिनेशन को क्रिएट करने में और फिर उसको इनोवेट करने में तो जो क्रिएटिविटी है वो अप्लाइड इमेजिनेशन है। तो आप जब भी कुछ इमेजिनेशन करें उसको अप्लाई करें, वो क्रिएटिविटी हो गया। और जो इनोवेशन है वो अप्लाइड क्रिएटिविटी है। वो जब आप क्रिएटिविटी को अप्लाई कर देते हैं तो सोचा
समिट में भाग ले रहा था और मुझे पता लगा कि सेमीकंडक्टर्स ने दुनिया में क्या-क्या गजब कर रखा है। कितना बदल गई है। पहले बड़े-बड़े वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करते थे, है ना? और फिर 19वीं शताब्दी की शुरुआत में माइकल फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट करे। फिर जॉन बार्डीन ने ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन किया 1947 में, और वो छोटे-छोटे ट्रांजिस्टर्स होते-होते इतने छोटे होते चले गए कि उनका साइज आपको यकीन नहीं आएगा, 3 नैनोमीटर का साइज होता है। 1 इंच के बोर्ड पर 2.5 करोड़ ट्रांजिस्टर्स आ सकते हैं। इंटेल के जो को-फाउंडर हैं, उन्होंने 1961 में, जॉर्डन मूर उनका नाम था, उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि हर 2 साल में इनका साइज आधा होता चला जाएगा और इनकी ताकत दोगुनी होती चली जाएगी। और ऐसा करते करते आप सोचिए, आज वो बड़ी-बड़ी चीजें जो पुराने समय में एक कमरे के बराबर कंप्यूटर में आती थी, वो आज आपके हाथ में रखे हुए एक मोबाइल में उतनी इंफॉर्मेशन है जितनी 1940 में पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन थी। पूरी दुनिया में जितना इंफॉर्मेशन आज आपके मोबाइल फोन पे आ चुका है। और ये अभी जो 2 साल में कहा था, लगभग आज की डेट में ये 3 साल में अभी भी चल रहा है कि 3 साल में चीजें आधी होती जा रही है साइज में और ताकत में दुगनी होती जा रही है। इनोवेशन की ताकत है। आपने अगर इस ताकत का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। तो जो सेफ क्लासरूम है, उनको अभी एनकरेज करना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। देखिए, रिस्क तो है, आपके ताकत होनी चाहिए कि आप रिस्क ले सकें, है ना? मिस्टेक से सीखना सिखा सकें। अब मिस्टेक का मतलब ये नहीं कि बच्चा शरारती कर रहा है क्लास के अंदर। तो ये मेरा, तो अभी जो आपका रोल है, जो मैंने शुरू में बोला कि आप क्लास में पहले से जो ना स्टेज थे, वो रोल खत्म। अब आप टीचर से गाइड बाय द साइड हो गए। आप बच्चे के पास खड़े हुए गाइड हो, जिसको मैंने लिखा है इसमें, रोल ऑफ अ टीचर इज फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टू फैसिलिटेटर। आप अब लर्निंग के मैनेजर हो क्लास के अंदर। एनकरेज करिए क्वेश्चनिंग को और क्यूरियोसिटी के मॉडल्स बनाइए, सवाल पूछिए। देखिए, मैं अक्सर एक लाइन बोलता हूँ विवेकानंद जी की, जिसमें उन्होंने बड़ा साफ-साफ कहा है, एजुकेशन is the manifestation of perfection already in man. एजुकेशन क्या है? वो मैनिफेस्टेशन है उस परफेक्शन का जो मनुष्य के अंदर पहले से विद्यमान है। तो बच्चे के अंदर वो सब कुछ है, आपने इंस्पायर करके उसको आगे बढ़ाना है धीरे-धीरे। 12वीं तक की जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो जरूरी है, लेकिन अब नॉलेज का जो तरीका है देने का, वो बदल चुका है। अब आपको एक्टिव लर्निंग के माध्यम से शिक्षा देनी होगी, भाषण नहीं देना होगा क्लास के अंदर कि आप भाषण करें। तो टीचर्स का तो रोल है कि वो अब फैसिलिटेटर हो जाए, और जो स्कूल प्रिंसिपल्स का रोल है वो क्या है कि आप स्कूल में एक सेफ कल्चर का डेवलपमेंट करें, इनोवेशन को सपोर्ट करें। बहुत सारे स्कूलों में मैंने देखा कि अडल्ट टिंकरिंग लैब तो खुली है, लेकिन वो अक्सर बंद पड़ी है, क्योंकि हम भी तो विचार नहीं करते, हम भी तो किसी आइडिया को प्रमोट नहीं करते। मेरे पास बच्चे बड़े-बड़े आइडिया लाते हैं, मुझे लगता है कि नहीं ये तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं उसके नेगेटिव पार्ट पहले देख लेता हूं। लेकिन हमें नहीं पता होता है, उन्हीं का निस्तारण करके, उन्हीं को मोटिवेट करके उनको कहें कि इस समस्या का और समाधान लेकर आओ, इस समस्या का और समाधान लेकर आओ, तो बच्चे के अंदर जो सोचने की शक्ति है वो बहुत ज्यादा है। तो आप लर्निंग को ज्यादा वैल्यू करिए बजाय मार्क्स के। तो टीचिंग से हटके फोकस अब लर्निंग की तरफ होना है, और लर्निंग पे कैसे होना है? क्यूरियोसिटी के माध्यम से होना है। देखिए, मैं एक और बात आपको छोटी सी बताऊं। मैं अभी एक शब्द पढ़ रहा था अंग्रेजी का, रंट, RUNT, रंट। आप में से शायद किसी को पता हो इसका अर्थ कि ना पता हो। रंट कहते हैं जब एक कुत्ता, एक डॉग, उसके 5-6 पिल्ले होते हैं, और जब पिल्ले दूध पी रहे होते हैं उस अपनी मां का, मदर डॉग का, तो उसमें जो कमजोर वाला पिल्ला होता है वो पीछे निकल जाता है, क्योंकि जो ताकतवर पिल्ले होते हैं वो मां के थन से लिपट जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि वो जो कमजोर वाला पिल्ला है वो कमजोर ही होता चला जाता है, और कभी-कभी वो मर भी जाता है। तो रंट का मैं अगर एग्जाम्पल लूं, तो हमारे बच्चे भी
अच्छे मार्क्स लाने पर, इसके बारे में भी मैं आपको फिर से बोलता हूँ। और अगर विद्यार्थी सोचे तो मुझे लगता है कि विद्यार्थी अपने स्कूलों में ऐसे नए प्रयोग कर सकती है। हम पुरानी चीजों पर ना जाए कि जहाँ पे सवाल पूछने पर बच्चों को इनाम दिया जाता है, जहाँ पर हार जाने पर भी बच्चे को एनकरेज किया जाता है, इंस्पायर किया जाता है। इस तरीके की अगर हम प्रतियोगिताओं से बच्चों को बाहर ला सकें और उनको एनकरेज कर सकें डिस्कशंस के लिए, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के लिए और ओपन एंडेड क्वेश्चंस के लिए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस में आपको जैसे उदाहरण के तौर पे बताऊं, हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन कर देते हैं, आंसर्स भी दे देते हैं। आपसे कोई पूछे भगवान है या नहीं, आप कहते हैं है ना। आप बच्चे को नहीं कहते मुझे नहीं पता है, तो पता करो है कि नहीं है ना। मुझे ऐसा महसूस, आप अपनी राय रख सकते हो, लेकिन आप उसको कंफर्म कर देते हो, कंफर्मिटी के साथ कह देते हो कि ऐसा है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा नहीं है बच्चों को इस तरीके से। और इस कारण हम इसे कितने ही लोग बात को जान पाए, है ना। तो आपको एक थिंकर होना पड़ेगा, है ना। अगर आपको आने वाले विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करना है तो आपको उनको फ्यूचर रेडी करना पड़ेगा, आपको थिंकर होना पड़ेगा और आपको क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी होगी। लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है। मेरा आपसे सबसे हाथ जोड़कर ये विनम्र निवेदन है कि सर्टेनिटी को बंद करती है मस्तिष्क को, क्यूरियोसिटी भविष्य के द्वार खोलती है। तो आप क्लासरूम्स को एक आश्चर्यजनक चीजों का से स्पार्कल होने दीजिए, बजाय उनको पुराने तरीके से चलाने के। तो ये मेरा एक पहला छोटा सा प्रेजेंटेशन था, मैं इसको अभी बंद कर रहा हूँ और एक दूसरे छोटे से प्रेजेंटेशन पे मैं एक आपको फिर सोचने के लिए विवश करने की कोशिश करूंगा कि आप सोचें एक बार। जस्ट अ मिनट क्या है तब तक कोई अगर सवाल हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं, जब तक मैं उस दूसरी स्लाइड को खोल रहा हूं। तब तक आप में से किसी को अगर कोई सवाल इस वाली प्रेजेंटेशन से क्यूरियोसिटी के बारे में पूछना हो, देखिए आपके पास ना बहुत सारे सवाल होंगे। जैसे आप कहेंगे कि भाई हम अपने स्कूल में ये सब नहीं कर सकते, है ना, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि आप सोचना तो शुरू करिए। अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि आप ये कर पाएंगे, है ना। कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल कर आएगा। अगर आप सोचेंगे कि आप केवल पहले ऐसे कोई जो मैंने बताया कि आपने अपने आप को इंटेलेक्चुअली हाउस अरेस्ट कर लिया है, तो फिर किसी चीज का कोई समाधान नहीं होगा। जैसे मैंने आपको छोटी सी बात बताई कि आप ये सोच सकते हैं कि हम कैसे सवाल पूछने को हम प्रमोट कर सकते हैं या पुरस्कृत कर सकते हैं, कैसे हम लर्निंग को ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं बजाय मार्क्स के। ये कुछ चीजें आपके हाथ में हैं। जो कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन जिसको आप बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट रहने दीजिए, लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट में तो बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। हम सारे टीचर्स अगर बैठकर, जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ग्रुप्स में आप लोग बैठे हुए, अगर आप डिस्कस कर लेंगे तो नए नए विचार आएंगे, आपको लगेगा बड़ा रिवॉल्यूशनरी है। और छोटे से प्रयोग से शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा आप सिलेबस बदलिए, लेकिन छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हैं। जैसे बच्चों को आप बहुत सारे प्रयोग दे सकते हैं, लाइफ की प्रॉब्लम्स दे सकते हैं जिनको वो सॉल्यूशन करके आए, जवाब दें। और उसमें कोई सवाल जवाब गलत नहीं होता है, उसमें सारे सवाल सब जवाब ठीक होते हैं। आप उसको नंबर दीजिए, कम से कम उन्होंने उस विषय के बारे में सोचा तो ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको अगर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब मैं छोटा सा आपको एक बड़ा और शौक देता हूँ, शौक का मतलब एक झटका देता हूँ जो आपको आश्चर्यचकित करेगा। वो पहला सूत्र क्या कहता है रिसर्च का, कि आपका जो पॉपुलर बिलीफ है, आप जो सोचते हैं कि हमारा दिमाग सोचने के लिए बना है। आपको आश्चर्य होगा, नई साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है कि हमारा दिमाग सोचने से बचता है। हम सोचने से बचना चाहते हैं और ये आप सबके साथ भी सत्य है। आप कोई भी नया काम नहीं करना चाहते। आप पता है
आप करते चले आ रहे हैं, आप जो पहले से काम करते चले आ रहे हैं वो आप कैसे करते हैं। वैसे तो मैं आपको ऐसा ना जब सब लोग चले जाते हैं तो हम दोस्तों का भी ये लगता है कि मैं कौन खाऊं, ठीक है। हाँ मैं शुरू करूं जी। तो हमारा दिमाग जो है ना वो थिंकिंग में बहुत अच्छा नहीं है। थिंकिंग जो है वो बड़ी स्लो है और बड़ी अनरिलायबल है, बड़ी अविश्वसनीय है। आपको जान के आश्चर्य होगा, लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं और सोचने को एंजॉय करते हैं, मेंटल वर्क को एंजॉय करते हैं। वो तभी करते हैं एंजॉय जब वो सक्सेसफुल होते हैं। अगर वो सक्सेसफुल नहीं होंगे तो वो सोचने से बचेंगे। तो क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, अगर आप बच्चों को जरा सा भी ऐसा डिफिकल्ट सवाल देंगे जिसको हल कर पाने में उनको मुश्किल हो रही है, तो वो सोचने से बचेंगे और इसलिए वो बच्चे स्कूल आना नहीं चाहते। तो पहला जो नियम है, ये इसके एक्चुअली 9 प्रिंसिपल है। मैं केवल एक एक 10 मिनट बात करता हूँ, उसके बाद सवाल जवाब देते हैं हम। मैं 3-4 मिनट और बोलने की कोशिश करता हूँ। तो लोग क्यूरियस होते हैं, बच्चे क्यूरियस होते हैं, लेकिन हम नेचुरली अच्छे थिंकर नहीं होते। कब नहीं होते? जब तक नहीं होते जब तक कि हमारा जो कॉग्निटिव कंडीशंस है वो अगर राइट है तो हम सोचते हैं, वरना हम सोचने से बचते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको दोबारा से सोचना है ये बात कि आप बच्चों को सोचने के लिए कैसे एनकरेज करें, ताकि एक मैक्सिमम लाइवलीहुड हो इस चीज की कि बच्चों के अंदर वो सफल थॉट से, सक्सेसफुल थॉट से एक प्लेजरेबल रश निकले। आप समझते हैं ना, प्लेजरेबल रश। जब हम सोचते हैं और हम कर पाते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामीन निकलता है। डोपामीन एक तरीके का, क्या बोलेंगे, एक जूस है एक तरीके का जो हमें मोटिवेट करता है। तो मनुष्य अक्सर सोचने से बचता है। तो हमें बचना, वो ना सोचने से बचे उसके लिए हमें बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से हमें आगे बढ़ाना होता है। तो अब वो स्टूडेंट्स अवॉइड थिंकिंग व्हेन इट फेल्स। अगर वो सोचना, अगर वो सोचने से बचेगा तो क्या वो सोचने से बचता है तब जब वो फेल हो जाता है। क्योंकि थिंकिंग बड़ी एफर्टफुल होती है। देखिए, थिंकिंग से भी ज्यादा जरूरी काम करती है आपकी आंखें, आपके पैर जो चलते हैं, देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम करते हैं। और ये बहुत कठिन काम होता है, लेकिन बड़े आप आसानी के साथ कर पाते हैं क्योंकि आपके जीन इसके अंदर फिक्स हो गया है। तो आप बच्चों को, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप उनको ऐसे सवाल दीजिए जिसको शुरुआत में वो हल कर पाए और उनकी जो डिफिकल्टी का लेवल है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। तो जैसा मैंने बताया, थिंकिंग स्लो होती है और एफर्टफुल होती है और ब्रेन हमेशा रूटीन को फॉलो करना चाहता है रीजनिंग के बजाय। आपके आगे देखिए कोई टीचर आते हैं, नॉर्मल जो रूल्स हैं उनमें कोई छुट्टी हो गई तो बहुत अच्छा आप कर देते हैं, सारे नियम कानून पे बच्चा, कोई नई चीज हो जाती है तो आपको बड़ी परेशानी होती है, आपको दिमाग थकान महसूस करता है, अरे यार ये क्या हो गया, ये कहां से समस्या आ गई। क्योंकि रीजनिंग के ऊपर हम रूटीन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो स्टूडेंट तभी सोचता है जब उसकी जो कंडीशंस होती हैं वो उसकी सक्सेस को सपोर्ट करती है। अगर सक्सेस को सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर वो बात अच्छी नहीं रहेगी। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने वो वाली कहानी सुनी है मिसेस थॉमसन की और टेडी की। अगर आपने नहीं सुनी है तो मैं आपको शॉर्ट में एक बार सुना देता हूँ। एक क्लास है, उस क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, उस क्लास में मिसेस थॉमसन आती हैं और सबसे पहला सेंटेंस वो कहती है, आई लव यू ऑल, मैं आप सबको बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन मिसेस थॉमसन जानती हैं कि वो एक बच्चा है, वो झूठ बोल रही है क्योंकि एक बच्चा है जिसे वो प्यार नहीं करती है। वो बड़ा ही अनटाइडी रहता है, बड़ा गंदा आता है, कुछ दिन कपड़े पहनकर आता है, सुस्त आता है, कई बार बिना नहाए भी आता है, कभी कभी उसके मुंह से बदबू भी आती है, पता नहीं क्यों ऐसा है। तो टेडी इसके बहुत नाराज है, टेडी को उतना प्यार नहीं करती जितना बाकी बच्चों को करती है। एनीवे, कोई बात नहीं। उस स्कूल में एक नियम था कि जब रिजल्ट डिक्लेयर होता था तो प्रिंसिपल के पास जो रिजल्ट है वो काउंटर साइन होने के लिए जाता था। तो काउंटर साइन होने के लिए रिजल्ट गया, रिजल्ट देखा प्रिंसिपल ने, प्रिंसिपल के पास टेडी का रिजल्ट आया, देखा टेडी फेल हो गया। उन्होंने मिसेस थॉमसन को कहा कि ये बच्चा कैसे फेल हो गया। अरे भाई, प्रोग्रेस रिपोर्ट है तो ये कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट करना चाहिए, ना कि फेल होना चाहिए। कुछ तो प्रोग्रेस करी होगी बच्चे ने। मिसेस टेडी कहती है, इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, ये बच्चा कभी सुनता नहीं है, ध्यान नहीं देता, कुछ नहीं करता है।
से पुराने का वो रिजल्ट कार्ड मंगवाइए। तो बच्चा चौथी में था तो कक्षा 3 के 2 के 1 के कार्ड मंगाए गए। कक्षा 1 के कार्ड पे लिखा था डैडी इज द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, डैडी क्लास का सबसे होशियार बच्चा है। अगले साल के कार्ड पे लिखा था डैडी एक होनहार बच्चा है लेकिन इसको सहायता की जरूरत है, इसकी माँ को कैंसर हो गया है और नहीं तो हम इस बच्चे को खो देंगे। और तीसरे में लिखा था डैडी की माँ नहीं रही है, अगर हमने इस बच्चे को माँ का प्यार नहीं दिया तो ये बच्चा अपनी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा और खराब हो जाएगा और हम इस बच्चे को खो देंगे। ये तीनों कार्ड दिखाए जब मिसेस डैडी को मिसेस थॉमसन को, तो मिसेस थॉमसन सबका हक्की बक्की रह गई। उन्होंने कहा अरे अब मुझे पता मुझे क्या करना है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, प्रिंसिपल से वापस गई। आज से अगले दिन से जब वो क्लास में जाती थी वो नहीं की बात करती थी, आई लव यू, बात हुई थी लेकिन आज वो जानती थी कि आज फिर वो झूठ बोल रही है। अब वो डैडी को ज्यादा प्यार कर देती थी क्योंकि उनको पता लग गया था कि डैडी के साथ मुझे कैसा व्यवहार करना है। अब हर बात में किसी न किसी बात में वो डैडी को उठाती थी, डैडी को बुलाती थी, डैडी को एनकरेज करती थी। तो एक तरीके से डैडी वहां पे वो नंट वाला बच्चा था, आदिवासी नंट। अभी उसको उन्होंने एनकरेज करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे डैडी सुधरता चला गया। टाइम आया, पास हुआ। हर साल डैडी मैडम को एक कार्ड देता था जिसमें लिखा रहता था मैंने बहुत सारे टीचर देखे हैं मिसेस थॉमसन लेकिन आपके जैसा कोई टीचर नहीं है। ऐसा करते करते डैडी फाइनली जब एक फेयरवेल हुआ, उस फेयरवेल में मिसेस थॉमसन के पास समझ में आ गया बॉटल थी और एक ताला था जिसके दो नग निकल के गिर रहे थे। ये दोनों चीजें वो थी जो डैडी की माँ जब कॉफी में ले जाई जा रही थी दफनाने के लिए तब उनके हाथ में से पकड़ा निकाला गया था और आधी परफ्यूम की बोतल मिसेस डैडी यूज किया, सॉरी डैडी की माँ यूज किया करती थी। तो मिसेस थॉमसन ने वो परफ्यूम अपने बदन पर छिड़का, अपने कपड़ों पर छिड़का और वो कड़ा पहना और डैडी को गले में से लगाया और डैडी ने कहा आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह स्मेल कर रही है। तो धीरे धीरे मिसेस थॉमसन रिटायर हो गई। लेकिन हर साल मिसेस थॉमसन के पास एक कार्ड पहुंचता था कि मिसेस थॉमसन मैंने बहुत सारे टीचर देखे हैं लेकिन आपके जैसा टीचर मैंने कभी नहीं देखा। बात आई गई हो गई, 15-20 साल और गुजर गए। एक दिन अचानक मिसेस थॉमसन के पास एक कोरियर आता है, एक चिट्ठी आती है और उस चिट्ठी में के ऊपर लिखा होता है फ्रॉम में डॉक्टर थियोडो। मिसेस थॉमसन चिट्ठी को खोलती है, उसमें वही लाइन फिर लिखी होती थी कि मिसेस थॉमसन आई हैव सीन मेनी मोर टीचर्स इन माय लाइफ बट यू आर द बेस्ट। मेरी शादी हो रही है और मैं अपनी शादी की कल्पना बिना आपके नहीं कर सकता, तो मैं एयर टिकट भेज रहा हूँ आने जाने के, आपको मेरी शादी में जरूर आना होगा। मिसेस थॉमसन रेसिस्ट नहीं कर पाती हैं और वो उसकी शादी में जाती हैं। उनके पास वो परफ्यूम तो खत्म हो गया था लेकिन वो बैगल वो कड़ा पहनकर जाती हैं और जब वो चर्च में पहुंचती हैं तो पीछे से ही डैडी ने पहले से बता रखा होता है कि ऐसे ऐसे मिसेस थॉमसन आएंगी, उनको लेकर सबसे आगे आना है और सबसे आगे एक चेयर पर एक प्लेकार्ड रखा होता है, एक कार्ड रखा होता है जिस पर लिखा होता है माँ, मदर। वो उनको वहां बैठाता है, फिर अपनी पत्नी से उनका इंट्रोडक्शन कराता है कि ये अगर ना होती तो मैं आज डॉक्टर थियोडोर होता। लेकिन मिसेस थॉमसन कहती हैं कि अगर डैडी ना होता तो मैं भी आज मिसेस थॉमसन या ऐसी अच्छी टीचर ना होती, मुझे डैडी ने ही ऐसा टीचर बनाया है। तो अगर आप अपने बच्चों को जो स्लो लर्नर्स हैं उनको आपने अटेंशन नहीं दिया और उनको आपने सक्सेस के लिए मोटिवेट नहीं किया तो बच्चे फेल हो जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। मैं तो देखिए हम बच्चों को टेक्निकल लेवल बहुत नहीं हुआ और अगर बैकग्राउंड नॉलेज मिसिंग है तो बच्चे फिर सोचना बंद कर देते हैं। तो आपको ये 3 बिंदु का लेवल उतना ही हो जितना बच्चा कर सके और उसकी बैकग्राउंड नॉलेज प्रॉपर हो। देखिए इसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल लर्निंग। अगर आप बहुत कठिन चीज दे देते हैं तो बच्चे के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है और अगर आप बहुत सरल चीज दे देते हैं तो बच्चे के अंदर बोर्डम पैदा होती है। तो इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में एक शब्द है स्वीट स्पॉट। आपको बड़े ध्यान से देखना होता है कि वो स्वीट स्पॉट कौन सा है जहां से वो प्लेजरेबल रश निकलेगा बच्चे के दिमाग में और वो उसको करने के लिए लालायित होगा कि इस कठिन समस्या को हल कर होगा, है ना। तो जब आप बच्चे को कोई टारगेट देते हैं कि आपको इतनी देर में तय करनी है तो आप पहले देखिए कि इतने में कर ले वो, फिर
फिर आप उससे थोड़ा सा चैलेंज बढ़ाइए, हल्का सा चैलेंज बढ़ाइए कि अब आपको इतने मिनट में दूरी करनी है। ऐसा करते करते आप देखेंगे कि बच्चे बहुत आगे चले जाते हैं। क्यूरियोसिटी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, फ्रेजाइल होती है। आपने जरा सा बच्चे को कुछ बोला और उसकी क्यूरियोसिटी खत्म। मैंने अक्सर देखा है बच्चों में, आपने अगर जरा सा उसको डांट दिया तो फिर वो सवाल पूछना बंद कर देता है। और कंफ्यूजन जो है वो इंटरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर बहुत कंफ्यूजन हो जाए तो भी बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए चीजों को सरल बना के बताना भी जरूरी होता है। और अगर कॉग्निटिव ओवरलोड है वो भी बोर्डम को बढ़ाता है। कॉग्निटिव ओवरलोड का मतलब है कि आप ज्यादा दिमाग अच्छी कराने के लिए उसको मजबूर करें जितना वो कर नहीं सकता है ना। तो ये कैसे बचाते हैं? जैसे मैंने लिखा ना, टू इजी अगर बहुत आसान हो जाएगा तो बोर्डम हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा तो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। इसलिए ऑप्टिमल डिफिकल्टी लेवल जो है एंगेजमेंट का वो पता करना बड़ा मुश्किल होता है। वो पता होता है आप जब उनको सरल सवाल देना शुरू करते हैं और आप पता करते हैं कि हाँ बच्चे सॉल्व कर पा रहे हैं और धीरे धीरे आप उनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है वो केवल कुछ ही आइडियाज एक समय में होल्ड कर सकते हैं। अगर आप ओवरलोड कर देंगे तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि लर्निंग जब रुक जाती है, जब लोड एक्सेसिव हो जाता है तो बस्ते का लोड भी आपको बच्चों के या होमवर्क का लोड भी बच्चों के आपको हल्का करना है। तो हमने कभी ऐसा नहीं किया होगा कि आप सब टीचर्स ने मिलकर ये बात करी हो कि आज मैंने यहाँ ज्यादा काम दिया है बच्चे को तो आज दो ना होमवर्क है। हम अपने डिपार्टमेंट का अपने कोर्स का बिना सोचते कि बच्चा इतना काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो देखिए एक आइडिया यहीं पर आ गया कि जब हम किसी बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं अगले दिन का क्लास में तो हम सारे टीचर मिलकर बात करें कि भाई आज मेरा होमवर्क थोड़ा ज्यादा रहेगा, आप थोड़ा कम देना, या आज आप होमवर्क मत देना। नहीं करते। अभी नए आइडिया अभी एक बात बिल्कुल अभी आया है तो अगर आप ऐसे करके बात करेंगे तो आपको देखेंगे कि आप बहुत सारे नए आइडिया आपके पास आ जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, फिजिक्स का भी आपने नोट दे दिया, केमिस्ट्री का भी दे दिया, हिंदी का भी दे दिया, कितना याद करेगा? याद करने की एक क्षमता होती है बच्चे की। तो फिर देखिए लॉन्ग टर्म मेमोरी बेटर करती है ना। तो स्टोर्स जो फैक्ट्स और प्रोसीजर्स है वो उसको धीरे धीरे आप स्टोर कराइए उसके दिमाग में, जो कि उसकी वर्किंग मेमोरी को सपोर्ट करेंगे और उसकी थिंकिंग को इजियर बनाएंगे, हल्का बनाएंगे। नॉलेज इज द फ्यूल फॉर थिंकिंग। तो डेफिनेटली जो आपकी बेसिक नॉलेज है वो फ्यूल है आपके थिंकिंग के लिए। तो थिंकिंग जो है वो स्टोर्ड नॉलेज जो होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। और जो फैक्ट है वो मेंटल एफर्ट को थोड़ा कम कर देते हैं। इसलिए अगर आपके पास बहुत सारे फैक्ट होते हैं तो आप आसानी से उस पर चीजों का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। और आपकी जो मेमोरी है वो आपको एनेबल करती है रीजनिंग और क्रिएटिविटी के लिए। क्योंकि जब आप कुछ पहला देखते हैं, अभी आपके पास बड़े सेमीकंडक्टर है तभी आप सोच पाएंगे। एक और बड़ी अच्छी बात मैंने सुनी, कोई कह रहा था कि देखिए 3 साल का बच्चा जो होता है वो 3 साल का होता है, वो 6 साल का आधा नहीं होता है। 6 साल का बच्चा 6 साल का होता है, वो 12 साल का आधा नहीं होता है। हम समझते हैं कि वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 12 साल का हाफ कर दो, नहीं 6 साल का 6 साल का है। तो स्टूडेंट्स कब कहता है कि बोरिंग है? जब उनको समझ में नहीं आता कोई टास्क, जब वो लॉस्ट फील करते हैं कि भाई अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा, या जब उनकी कैपेसिटी से काम एक्सीड कर जाता है तो बच्चे बोरिंग फील करते हैं। तो इसको भी आपने सबको याद रखना है, ठीक है। तो बोरिंग को लेजी का इक्विवेलेंट नहीं है। बोरिंग का मतलब है आप ओवरवेल्म्ड है, ओवरबर्डन है, या अंडर प्रिपेयर्ड है, या ओवर प्रेशराइज्ड है। ये इससे बोर्डम आती है, ताकि बोर्डम इस बात से आती है कि कोई बच्चा आलसी है इसलिए वो बोर है। वो आलसी होता भी नहीं, वो आलसी तब बनता है जब हम उसको इतना ज्यादा काम दे देते हैं वो काम को छोड़ देता है। तो टीचिंग को आप एक कॉग्निटिव डिजाइन की तरह बनाइए, यानी उनको सोचने पर थोड़ा सा मजबूर करिए। अननेसेसरी जो डिफिकल्टीज हैं उनको थोड़ा रिड्यूस करिए और एनालिसिस से पहले थोड़ा सा नॉलेज उनको दीजिए। नॉलेज देने के बाद उनसे आप एनालिसिस करवाइए, प्रॉब्लम्स को क्लियर करिए, गोल को क्लियर करिए और सक्सेस के एग्जांपल्स उनके सामने दिखाइए। अरे लास्ट ईयर हुई तो थी सेमिनार, टीचर की बेसमेंट में नहीं करवाई थी 1.5 घंटे की, ये वही तो चल रही है। चलो
भूल गए चलो भैया सब चलेंगे चले क्या कर रहे हो तुम? चल करवाओगे उसका सामान रखो उनको, ले जाएंगे लौट के आवेंगे अभी। Tapi apa tak